आज हम शीत युद्ध का अध्ययन करेंगे और शीत युद्ध के इस अध्ययन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम शीत युद्ध के अर्थ, परिभाषा और शीत युद्ध से संबंधित उसकी सैद्धांतिक मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार शीत युद्ध के बारे में हम उसके अर्थ, परिभाषा और सैद्धांतिक मान्यताओं का अध्ययन पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत करेंगे और पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम शीत युद्ध के कारणों को देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम शीत युद्ध है क्या, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रतिद्वंदिता एवं तनाव की स्थिति का नाम है। तो इस प्रकार शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्धोत्तर राजनीति की वास्तविकता है या उसके विकास का परिणाम है। इसके अंतर्गत युद्ध के बिना युद्ध की सी स्थिति रहती है और वैचारिक अविश्वास, संदेह, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, प्रचार, मनोवैज्ञानिक दबाव आदि के माध्यम से इसमें एक महाशक्ति के द्वारा दूसरी महाशक्ति को निर्बल एवं कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है और अपने प्रभाव और शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सामान्यतः 1947 से लेकर के 1991 तक की अवधि को हम शीत युद्ध का काल कह सकते हैं और इस पूरी अवधि को शीत युद्ध के अंतर्गत जाना जाता है। यद्यपि शीत युद्धीय वातावरण 1947 से पहले से भी प्रचलन में था, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इन दोनों विश्व युद्धों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जो समीकरण रहे और इन महाशक्तियों के मध्य संबंधों की जो रूपरेखा रही, उसमें तनाव की स्थिति विद्यमान थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो शीत युद्ध की स्थिति पूरी तरह से उग्रता लिए हुई थी ही। लेकिन उससे भी पूर्व 1917 में रूस में जब बोल्शेविक क्रांति हुई, तो उस बोल्शेविक क्रांति के अंतर्गत भी हम इस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति दोनों महाशक्तियों के मध्य या सोवियत संघ और अमेरिका पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य देख सकते हैं कि 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी, उस बोल्शेविक क्रांति ने रूस के अंतर्गत साम्यवाद को स्थापित किया, साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित कर दिया और यह स्थिति पश्चिमी देशों अमेरिका के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस बात का भय था, डर था कि अगर रूस के अंतर्गत साम्यवादी शासन स्थापित हो गया है तो अब ये प्रक्रिया अनवरत चल सकती है और पूरे विश्व में साम्यवाद के प्रसार की आशंका बढ़ सकती है। तो इससे उनके अंतर्गत भय और वैमनस्य और संदेह का वातावरण तैयार हो गया। तो हम देख सकते हैं कि 1917 के अंतर्गत ही इन जो महाशक्तियाँ थी, जो बड़े देश थे, अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश और सोवियत संघ, इनके मध्य, क्योंकि ये उदार लोकतंत्री व्यवस्थाएं थी और पूंजीवादी व्यवस्था की समर्थक थी, और जब साम्यवाद की स्थापना हुई तो ये इनके लिए खतरे का संकेत थी और इन देशों को ये लगने लगा कि अगर इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होती है तो एक न एक दिन ये पूंजीवाद को विस्थापित कर सकती है। तो इस प्रकार शीत युद्ध का जो समय है 1947 से लेकर के 1991 के अंतर्गत की अवधि के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन फिर भी हम इसको एक औपचारिक काल अवधि है, लेकिन 1947 से पूर्व भी हम शीत युद्धीय वातावरण को देखते हैं और 1991 के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि शीत युद्धीय वातावरण पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि अभी भी विश्व में कुछ ऐसी समस्याएं हैं
जो इस तरह के वातावरण को पोषित कर रही हैं, जैसे दक्षिणी चीन सागर का प्रश्न है, इराक सीरिया का प्रश्न है, जिसके कारण विश्व दो खेमों में बढ़ता दिखाई देता है। तो इस प्रकार शीत युद्ध युद्ध ना होते हुए भी युद्ध किसी परिस्थिति को बनाए रखता है, जो यद्यपि गोला बारूद और सैनिकों से तो नहीं लड़ा जाता, लेकिन लोगों के दिमागों के अंतर्गत लड़ा जाता है। और इसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को अकेला करने की फिराक में रहता है और खुद के लिए मित्रों की खोज में रहता है। तो इसके अंतर्गत शत्रु को अकेला करना और अपने लिए मित्रों की खोज करना भी शामिल है। और यह एक प्रकार से बिना सेना के प्रयोग के युद्ध के उद्देश्यों को पूरा करने की स्थिति का नाम है। शीत युद्ध के बारे में अगर हम ये देखें कि ये जो शब्द है या ये जो शीत युद्ध का जो प्रयोग है कब से शुरू हुआ, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 16 अप्रैल 1947 में बर्नार्ड एम बारूच के द्वारा किया गया, जब उन्होंने प्रतिनिधि सदन में जब वो अपना भाषण दे रहे थे। तो उस समय अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति थी उसको लेकर के वो चिंतित थे और उसी के संदर्भ में उन्होंने इस शब्द को प्रतिपादित किया। और लेबर प्रॉब्लम्स के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा, एक चेतावनी दी अमेरिका के लिए, और ये कहा कि लेट अस नॉट टू बी डिसीव्ड, वी आर टुडे इन द मिडेस्ट ऑफ ए कोल्ड वार। और बारूच एक अमेरिका के अंतर्गत एक ऐसे सलाहकार रहे हैं आर्थिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में, जिन्होंने वुड्रो विल्सन से लेकर के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ट्रूमैन प्रशासन तक अपनी सेवाएं दी। इन सबको आर्थिक और सैनिक मामलों के अंतर्गत इन्होंने अमेरिकन प्रशासन को अमेरिका की प्रशासनिक गतिविधियों में ये अपनी सलाह दिया करते थे। तो इस प्रकार सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड एम बारूच के द्वारा किया गया 16 अप्रैल 1947 में, और इन्होंने प्रतिनिधि सदन में भाषण देते हुए इस शब्द की चर्चा की। अब हम शीत युद्ध के अर्थ और प्रकृति को देखेंगे। शीत युद्ध के अर्थ को डी फ्लेमिंग के अनुसार अगर हम देखने का प्रयास करें तो देखते हैं कि डी फ्लेमिंग ने कहा कि शीत युद्ध संघर्ष करने की एक नई प्रविधि थी जो द्वितीय महायुद्ध के बाद विकसित हुई, जिसके अंतर्गत युद्ध न होते हुए भी युद्ध किसी परिस्थिति बनाए रखने की कला होती है। इसी प्रकार KPS मेनन ने भी बहुत ही एक सुंदर परिभाषा इसकी, एक बहुत ही इसके अर्थ को पूरी तरह से चरितार्थ करने वाली परिभाषा KPS मेनन के द्वारा दी गई है। KPS मेनन ने शीत युद्ध के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध को परिभाषित किया है। KPS मेनन के अनुसार शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। ये दो विचारधाराएं थी पूंजीवाद और साम्यवाद, और दो पद्धतियां थी संसदीय लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र, बुर्जुआ जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। और दो गुट थे नाटो और वार्सा पैक्ट, और दो राज्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। इस प्रकार शीत युद्ध एक ऐसा वैचारिक युद्ध है जिसमें सशस्त्र युद्ध की स्थिति न रहते हुए भी युद्ध किसी परिस्थिति बनी रहती है। और KPS मेनन ने शीत युद्ध की अपनी इस परिभाषा के अंतर्गत शीत युद्ध के अंतर्गत समाहित सभी प्रमुख बिंदुओं को बताते हुए इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। और शीत युद्ध की ये जो स्थिति है इसमें ना तो शांति है और ना ही युद्ध है। तो इस प्रकार न युद्ध न शांति, और ये बीच की सी स्थिति है जिसके अंतर्गत संदेह वैमनस्य
का वातावरण बना रहता है। अब हम शीत युद्ध की प्रकृति को देखेंगे। शीत युद्ध की जो प्रकृति है कूटनीति के युद्ध जैसी है। इसमें जो राजनयिक संबंध होते हैं उनको कायम रखा जाता है, उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके अंतर्गत एक देश के द्वारा दूसरे देश के प्रति कटुता और वैमनस्य बना रहता है, संदेह और अविश्वास बना रहता है, जो अत्यधिक उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकता है। शांतिकालीन कूटनीतिक संबंधों के साथ ही शत्रु भाव और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमज़ोर बनाने का प्रयत्न इसमें समाहित रहता है। अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना, अपने अपनी शक्ति को दिखाना और अपने वर्चस्व को स्थापित करना, अपनी विचारधारा, अपनी मान्यताओं पर बल देना, दूसरे देशों को अपने प्रभाव में लेने के लिए जासूसी करना, सैनिक हस्तक्षेप करना, शस्त्र सप्लाई करना, शस्त्रीकरण, सैनिक गुटबंदी, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। आदि इसके इस शीत युद्ध की प्रकृति के अंग हैं। इसके साथ ही इसमें भय, संदेह, अविश्वास का वातावरण रहता है और यद्यपि इसमें महाशक्तियाँ अपने आप को सामान्य दिखाने का दिखावा करती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो अपने आप को एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करती दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंतर्गत कटुता और वैमनस्य की भावना रहती है और एक दूसरे को कमज़ोर करने की, उसको निर्बल बनाने की और अपना वर्चस्व स्थापने की स्थिति बनी रहती है। तो यह इस प्रकार से शीत युद्ध न युद्ध है और न शांति है, युद्ध और शांति के बीच की स्थिति है जो हमें हमेशा युद्ध की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित कर सकती है, परंतु युद्ध होता नहीं है इसके अंतर्गत। अब हम शीत युद्ध की सैद्धांतिक मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध की जो सैद्धांतिक मान्यताएं हैं उसमें चार प्रकार की इसके अंतर्गत विचार हैं। सबसे पहला है कि ये विचारधारात्मक संघर्ष है। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि शीत युद्ध पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का संघर्ष है, यानी ये दो विचारधाराएं हैं, इसके कारण ये संघर्ष है। उदारवाद बनाम सर्वाधिकारवाद का संघर्ष है। संसदीय लोकतंत्र बनाम सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का संघर्ष। अर्थात विचारधाराओं के कारण, विचारधाराओं का जो अंतर है, जो विरोध है, उसके कारण एक विचारधारा अपने आप को स्थापित करना चाहती है तो दूसरी विचारधारा उस विचारधारा को समाप्त करना चाहती है। तो जैसे साम्यवाद की स्थापना हुई तो पूंजीवादी देशों को इससे खतरा लगने लगा और उन्होंने चाहा कि साम्यवादी विचारधारा का विस्तार ना हो या इसको समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार ये विचारधारात्मक संघर्ष के रूप में इसको देखा जाता है। लेकिन जो आलोचक हैं, जिनमें हैलिडे का नाम मुख्यतः लिया जाता है, उनका मानना है कि शीत युद्ध का जो उदय हुआ उसके अंतर्गत विचारधारात्मक संघर्ष नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई तो उसी समय या जब 1949 में चीन में क्रांति हुई तो शीत युद्ध की स्थितियाँ शीत युद्ध का कारण बनना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये फ्रेड हैलिडे का ये मानना है कि ये विचारधारात्मक संघर्ष के बजाय ये शक्ति संघर्ष है, ये वर्चस्व की लड़ाई है और इसके कारण इनके मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों महाशक्तियों के मध्य संघर्ष की स्थिति है। तो इस प्रकार फ्रेड हैलिडे इस शीत युद्ध के जो सैद्धांतिक मान्यता है कि विचारधारात्मक संघर्ष है उसको मानने से इनकार करते हैं। और इसके अंतर्गत उनका ये भी तर्क है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध पूर्व शुरू होने से पूर्व भी पश्चिमी देशों और अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के साथ जो मित्रतापूर्ण व्यवहार था और ये आपस में मिलकर जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी, उसके अंतर्गत ये
नहीं दिखाई देता है कि इनके मध्य विचारधारात्मक संघर्ष के कारण ऐसा हुआ। यद्यपि ये बात ठीक है कि फ्रेड हैलिडे ऐसा मानते नहीं, लेकिन कहीं न कहीं ये विचारधारात्मक संघर्ष अवश्य था। यद्यपि ये बात भी ठीक है, ये बात भी सही है कि हैलिडे का जो ये मानना है कि 1917 में जो व्यवस्था हुई या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सोवियत संघ और अमेरिका और पश्चिमी देशों ने साथ मिलकर के जो कार्य किया, वो इसको नकारता है। दूसरा दृष्टिकोण है पारंपरिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत ये माना गया कि सोवियत संघ की जो नीतियाँ थी, उन्होंने शीत युद्ध के लिए आधार तैयार किया। इसके अंतर्गत जोसेफ स्टालिन की जो नीतियाँ हैं, उनका जो साम्यवाद के प्रति जो प्रतिबद्धता थी और उसके लिए उन्होंने जो कार्य किए, वो शीत युद्ध के आधारशिला तैयार करते हैं। तीसरा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत परिवर्तनवादियों का है, जिसके अंतर्गत ये माना गया कि अमेरिका की नीतियाँ शीत युद्ध के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार कर अमेरिका की नीतियों ने जो फ्रांस और ब्रिटेन की नीतियाँ रही या उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने शीत युद्ध की आधार को तैयार किया। क्योंकि इनका ये मानना है, क्योंकि पश्चिमी देश जो पूंजीवादी देश थे, उदारवादी लोकतंत्री देश थे, उनको सोवियत संघ की साम्यवादी क्रांति से साम्यवादी विचारधारा का खतरा था और उनके अस्तित्व को चुनौती थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर साम्यवादी स्थापित हो गया तो ये पूंजीवादी व्यवस्था या उदारवादी व्यवस्थाओं को के लिए संकट का कारण बनेगा या इसको ये विस्थापित करने में सक्षम होंगे। तो इसको सीमित करना और इसको रोकना के लिए हर संभव प्रयास करना अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों की नीति का उद्देश्य बन गया था। इसका एक जो अगला जो इसका शीत युद्ध का जो सैद्धांतिक मान्यता है, वो है यथार्थवादी मान्यता। इसके प्रतिपादक हैं प्रोफेसर हैंस जे मॉर्गेनथाउ। हैंस जे मॉर्गेनथाउ का मानना है कि शीत युद्ध के बीज शक्ति में देखने को मिलते हैं, पावर में देखने को मिलते हैं। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए हमें शक्ति को समझना जरूरी है और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधारभूत लक्षण है। तो शीत युद्ध, इसलिए शीत युद्ध का जो आधार है वो शक्ति संघर्ष के कारण है कि दोनों ही महाशक्तियाँ अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं और अपनी उस शक्ति को दिखाने के लिए और उस वर्चस्व को पूरे विश्व में दर्शाने के लिए वो अपनी शक्ति के प्रदर्शन और शक्ति के विस्तार में लगी रहती हैं। तो इसलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण शीत युद्ध का आधार शक्ति को मानता है। उसके बाद आदर्शवादी दृष्टिकोण है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण का ये मानना है जो शीत युद्ध के सैद्धांतिक आधार के बारे में कि ये शीत युद्ध का आविर्भाव या एमरजेंस ऑफ कोल्ड वार इसलिए हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बनाए गए, संधि या सम्मेलन हुए, वो संधि और सम्मेलन जैसे कि याल्टा सम्मेलन था, पोट्सडैम सम्मेलन था, उसके बाद यूएनओ की स्थापना के जो प्रयास थे, वो सब जो संस्थाएं, संधि और सम्मेलन थे, वो इन दोनों महाशक्तियों के मध्य संबंधों को नियंत्रित करने में, उनकी कटुता को समाप्त करने में, उनके शक्ति संघर्ष को कंट्रोल करने में ऐसे असमर्थ रही या ये संधियाँ सम्मेलन और जो ये संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जो बना, वो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में और उनको नियंत्रित करने में असफल रहा। इसलिए शीत युद्ध की आधारशिला तैयार हुई। तो इस प्रकार हमने देखा कि शीत युद्ध की जो सैद्धांतिक मान्यताएं क्या है, सैद्धांतिक आधार क्या है, कि ये विचारधारात्मक संघर्ष है, इसके लिए सोवियत संघ की नीतियाँ जिम्मेदार रहीं, अर्थात जोसेफ स्टालिन की नीतियाँ जिम्मेदार रहीं। इसके साथ ही अमेरिकन नीतियाँ या जो फ्रांस और ब्रिटेन जो पश्चिमी राष्ट्र, उनकी नीतियाँ इसके लिए जिम्मेदार रहीं। या यथार्थवादी दृष्टिकोण का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करता है।
तो हॉन्स जे मार्गिनथाउ का ये मानना है कि शीत युद्ध के लिए जो आधार तैयार करता है वो शक्ति या वर्चस्व की राजनीति है। और आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संधियों और सम्मेलनों की असफलता ने इसके लिए आधार तैयार किया। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में शीत युद्ध के बारे में हमने शीत युद्ध के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति, साथ ही शीत युद्ध की जो सैद्धांतिक मान्यताएं हैं उसको देखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शीत युद्ध के कारणों की विवेचना करेंगे। थैंक यू।